हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 की। अभी हम लोगों ने इस वीडियो से पहले फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कौन कौन से बच्चों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों चैप्टर की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं विद नोट्स। ये नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कोई इसका चार्ज नहीं है। आप चाहें तो इसे पढ़ते पढ़ते समझते समझते अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा। जैसे कि चैप्टर का नाम से स्टार्टिंग करते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। स्टार्टिंग में हमने नाम पढ़ा जो कि है कार्बन के नाम से स्टार्ट है। अच्छा, पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कार्बन का। तो कार्बन की विशेषताएं देख लेते हैं पहले। कार्बन एक परमाणु, ठीक है, क्रमांक, ठीक है, परमाणु का क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या कितनी है कार्बन की, जो कि है 6। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जो ये कार्बन है ना, कार्बन क्या है, एक आधातु है। इससे पहले हमने धातु अधातु पढ़ा ना, तो कार्बन क्या है, एक आधातु है। कार्बन का परमाणु संख्या जो होती है वो 6 होती है और इसका जो चिन्ह होता है जिससे हम इसे दर्शाते हैं वो C से रूप में दर्शाया जाता है। कार्बन की जो ज्यामिति होती है सम, ठीक है, चतुष्कोण फालिया, ठीक है, यानी कि चतुर्भाषी होती है। और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये अपनी चारों संयोजकताओं को पूरी करने के लिए यौगिक होता है उसके साथ एकल, द्वि और त्रि आबंध बनाकर अपने अणुओं को पूरा करता है। कितने आबंध प्यारे बच्चों, एकल आबंध, द्वि आबंध और त्रि आबंध बना करके इसे पूरा करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से, C12, 6C12, 6C13 और 6C14, ठीक है, ये इसके संप्राकृत होते हैं। अब बात करते हैं आगे कार्बन के आबंधों की। कार्बन में आबंध कौन से बनते हैं प्यारे बच्चों, सहसंयोजी आबंध। आबंध 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आबंध कैसे होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो सहसंयोजी आबंध होते हैं और एक होता है आयनिक आबंध। आयनिक आबंध, ठीक है। आयनिक आबंध में हम आयनों का लेन देन करते हैं, लेकिन सहसंयोजी आबंध में हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से उस 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, उन सबका 2 परमाणु मिलकर के एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, उसे ही सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। आयनिक यौगिक को अलावा अनेक ऐसे यौगिक भी होते हैं जिनके अणुओं के आयन नहीं बना सकते, यानी कि डोनेट नहीं कर सकते, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सभी आबंध के जुड़े होते हैं, जिन्हीं उत्पत्ति के यानी कि ये लोग एक दूसरे के परमाणु नहीं दे सकते कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही परमाणु होता है, वो एक ही दे देगा तो उसमें से बचेगा ही क्या। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कुछ परमाणु होते हैं, जैसे कि हमने बताया पहले हाइड्रोजन, उसके पास तो एक ही लिया आबंध होता है, ठीक है, उसके पास तो एक ही परमाणु होता है। ऐसे क्लोरीन हो गया, उसके पास 17 होते हैं। ऐसे ही हमारे पास कार्बन हो गया, इसके पास 6 होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो डोनेट नहीं कर पाते, जो कि उन आयनों को आदान प्रदान नहीं कर पाते। तो उन परमाणु के मध्य एक या एक से अधिक संयोजकता, यानी कि जो भी उनकी संयोजकता होती है उस रूप से वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। जैसे कि हमने लिया हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक अपना अणु होता है, देन इसके पास भी एक अपना अणु होता है। अब हाइड्रोजन को फर्स्ट कोश यानी कि पहला कोश फिल करने के लिए कितने परमाणु चाहिए, 2। और 2 किस तरीके से मिलेंगे, जब ये आपस में एक दूसरे के साथ साझा कर लेंगे तब इनके पास क्या आ जाएंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसी रूप से कौन से आबंध बनाते हैं, सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हाइड्रोजन के अणु। हाइड्रोजन के अणु के बारे में है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, ठीक है। अंत इसके जो के कोश में जो फर्स्ट कोश है ए, जो 1 इलेक्ट्रॉन है, तथा के कोश को भरने के लिए इसको 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अंत जो भी हाइड्रोजन होता है इसको 2 परमाणु यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन का आपस में। उसको साझा करने पर इलेक्ट्रॉन के पास कितने अणु हो जाते हैं, 2 अणु बनाता है, ठीक है। इस रूप से ही इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो पाते हैं, कंप्लीट हो पाते हैं। इट इज़ क्लियर। जैसे कि हमने देखा हाइड्रोजन के पास 1 अणु और दूसरे हाइड्रोजन के पास 1 अणु। अब ये आपस में साझा करेंगे अणु को, क्योंकि आदान प्रदान तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो साझा करने के बाद इसके पास क्या हो जाएगा, अपने अपने 2 कोश, 2-2 परमाणु कंप्लीट हो जाएंगे और इनका कोश कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे नहीं दिखा करके हम इसे इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, यानी कि H और H H2 बन गया।
इट्स क्लियर। 2 हाइड्रोजन के परमाणु और सहसंयोजी आबंध और हाइड्रोजन अणु। अब 2 आबंध बनाने के बाद हाइड्रोजन अणु बनता है। अब बात करते हैं क्लोरीन के अणु की। तो क्लोरीन के अणु के एक अणु में 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं। 2 क्लोरीन परमाणु अपने अष्ट को इलेक्ट्रॉन की युग्म की साझेदारी का पूर्ण रूप से ज्ञान होता है। अच्छा, लास्ट में हम देखेंगे लास्ट में कितने होते हैं। मैंने आपको बताया कि क्लोरीन की संख्या कितनी है, हमारे पास 17 है। ठीक है, तो इसी रूप से देख सकते हैं हम लोग। क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, आबंध बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, अच्छा उसे देख लेते हैं। वो इस तरीके से बनाएगा। फर्स्ट जैसे कि हमने इनको दर्शा दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ही इसके पास है क्लोरीन के, एंड 7 ही इसके पास है। दोनों के पास क्या होता है, 17 को 2 8 और 7 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि इसके पास टोटल कितने हैं, 17 हैं। तो हमने पहले कोश में 2 डाले, फिर दूसरे कोश में 8 डाले, टोटल कितने हो गए 10 के बाद 17 में 7 बचे, तो हमने इसे लास्ट में डाल दिया। सेम ऐसे ही प्रोसेस इसके साथ हुआ। देन इसके बाद हमने क्या करा, भाई 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, देन 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। अब क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक ये वाले, इनका हम साझा करा देंगे। लाइक इस तरीके से 6 इधर है 6 इधर है, लेकिन जो ये 1 था ना, ये आपस में आगे आ गया है और इससे ही क्या हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन इनका कंप्लीट हो गया है। लाइक हमने क्या करा, C, ठीक है, /Cl यानी कि Cl2, ये हमारा क्लोरीन का अणु बनकर तैयार हो चुका है। आई होप आप लोगों को क्लोरीन के बारे में समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन के अणु के बारे में। देखिए, पहले हमने हाइड्रोजन का पढ़ा, हाइड्रोजन में एकला बंध बना। फिर हमने क्लोरीन का पढ़ा, क्लोरीन में द्विआबंध बना। अब हम किसका पढ़ेंगे, ऑक्सीजन का पढ़ेंगे। ऑक्सीजन में भी कौन से आबंध बनेंगे, द्विआबंध बनेंगे, क्योंकि C2 अपने O2 पढ़ा है ना, तो उसी तरीके से बनेंगे। ऑक्सीजन का अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे से आबंध करते हैं और समय 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपने अष्ट को, यानी कि जो भी उनका कोश होता है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसे ही द्विआबंध कहते हैं। लाइक O देन O, दोनों का ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के परमाणु हमने लास्ट कोश में। अच्छा, आपको ना परमाणु संख्या याद करनी पड़ेगी। अगर आपको परमाणु संख्या नहीं याद या आप नहीं जानते कि परमाणु संख्या किससे कहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मैं आपको उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूँगी। देन इसके बाद देखिए, हमारे पास 8 होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। अब ऑक्सीजन को हमने कोश में कैसे डिवाइड करना है, पहले कोश में कितने आ गए, 2 आ गए, देन दूसरे कोश में कितने बचे, 6 बचे। तो ऐसे ही हमने 6 इसके परमाणु लिख सकते हैं। ठीक है, 6 इसके बाद 6 इसके बाद कितने कम है, 2 दोनों पे कम है। तो जो 2 एक्स्ट्रा में ना, लाइक ये और ये, इन दोनों को हम लोग साझा करा देंगे, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे साझा किया जा रहा है। और इसके बाद ही तुरंत इसमें कौन से आबंध बन जाते हैं, द्विआबंध बन जाते हैं और इसकी संरचना बनती है O2। क्लियर प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे द्विआबंध से हट करके त्रिआबंध के बारे में, जो कि है हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के अणु के बारे में बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन अणु में 2 नाइट्रोजन के परमाणु, ठीक है, उनके बीच एक त्रिबंध होता है, यानी कि त्रिआबंध होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के परमाणु, ठीक है, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5, ठीक है, यानी कि टोटल संख्या कितनी होती है भैया, 7 में होता है। 7 इसकी परमाणु संख्या होती है और कम होने में, जैसे हम कोश में डिवाइड करें तो इसमें 3 कम रह जाते हैं। इन्हें अपना अष्ट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी कि इन्हें क्या करना है, अपना अष्ट कंप्लीट करना है, तो इन्हें 3 और 3 एक दूसरे को साझा करना पड़ेगा, अदरवाइज इनका कोश पूरा नहीं होगा। देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया 5 और 5 लास्ट बचते हैं कक्षा में, तो हमने 5 इसके पास रख लिए एंड देन 5 इसके पास रख लिए। अब दोनों में साझा कराएंगे क्योंकि त्रिआबंध है, तो ये 3 अणु और ये 3 अणु यहाँ से ले लेते हैं। 3 अणु आपस में साझा करेंगे, लाइक 2 इधर रह गए, 2 इधर रह गए और 3 आपस में हो गया। अब इसे काउंट करेंगे ना एक सर्कल को, तो 6 and 6, 3 and 3 6 7 8, 3 and 3 6 7 8। तो इस तरीके से दोनों के क्या हो जाएंगे, कोश कंप्लीट हो जाएंगे। और इनके बाद कितने बाउंड बनेंगे, 3 बाउंड, ठीक है, 3 आबंध बन जाएंगे और N2 कहलाएगा ये। ओके, अब बात करते हैं मीथेन के अणु के बारे में। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पैंटेन, हेक्सेन, ये मैं अभी आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको याद करना है। इसके ऊपर भी एक ट्रिक है। ओके, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मीथेन के अणु के बारे में। मीथेन कार्बन का एक यौगिक है, कार्बन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। इसे इथेन के रूप में मीथेन का बहुत अधिक उपयोग होता है। मीथेन का सूत्र जो होता है CH4, ठीक है, यानी कि कार्बन
ठीक है, हाइड्रोजन का 4 आबंध बना रहा है। अब इसके साथ देखिए, इसमें कार्बन की जो भी होती है संयोजकता होती है वो 4 होती है, और उसके उष्कृत गैस यानी कि विन्यास जो स्थिति होती है वो प्राप्त करने के लिए कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के साथ 4 परमाणु के साथ करता है। लाइक पहले हमारे पास हमने देखा कार्बन, हमें कार्बन दिया हुआ है, कार्बन के बाद 4 हमने जाना कि भाई 4 परमाणु है, तो हमने चारों को क्रॉस में लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के जो परमाणु एक एक है उसे डॉट डॉट में लिख देंगे। तो फर्स्ट हाइड्रोजन का कंप्लीट, सेकेंड हाइड्रोजन का कंप्लीट परमाणु, थर्ड एंड फोर्थ इनका कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद कार्बन क्या करेगा, इन सब के साथ बॉन्ड बनाते हुए, 4 तो इसके ऑलरेडी थे और चारों के इनके एक बॉन्ड लेकर के अपना कोश कंप्लीट कर लेगा। इसी को हमने क्या कहा है, मीथेन अणु कहा गया, और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं सहसंयोजी आबंध के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कार्बन कौन से आबंध बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का एक युग्म, यानी कि 2 कोई भी परमाणु हो सकते हैं, उनके बीच इलेक्ट्रॉन का युग्म जो साझेदारी करता है, साझा करता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, और उससे बनने वाला जो आबंध होता है उसे ही हम कौन सा आबंध बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इस पद्धति की गुण क्या क्या है, यानी कि इस आबंध बनाने वाले प्रक्रिया में क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, इनका अंतर, ठीक है, अंतराणुक बल जो होता है वो कम होता है, यानी कि ज़्यादा प्रकृति फोर्स नहीं होती इनके अंदर। इनका गलनांक और कथनांक भी कम होता है, यानी कि गलने की स्थिति और कथना की उबलने की स्थिति दोनों ही बहुत ही कम होती है। ये विद्युत के कुचालक होता है, सुचालक नहीं होते। देखिए ऑलरेडी कार्बन क्या है, एक आधातु है, तो आधातु तो ऑटोमेटिकली हम जानते हैं कि वो कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्लियर। सो अब बात करेंगे कार्बन के अपरूप के बारे में, यानी कि जो कार्बन है कार्बन से बने हुए हैं, यानी कि सारा मटेरियल कार्बन है, लेकिन हो सकता है उनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग अलग हो, यानी कि जो उनके भौतिक गुणधर्म है वो अलग अलग हो, लेकिन जो उनके रासायनिक गुणधर्म है, जो उनके एज इट इज गुणधर्म है, वो किसके होते हैं, कार्बन के समान होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन के अपरूप कहते हैं। किसी तत्व के वे भिन्न रूप जिसमें रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं, जबकि मौलिक यानी कि भौतिक गुण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, उसे अपरूप कहते हैं। यानी कि दिखने के लिए वो कैसे भी दिखें, लेकिन एग्जैक्ट वो बने किससे हैं, वो कार्बन से ही बने हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्बन के अपरूप कहते हैं। जैसे कि पहला जो अपरूप है वो है हीरा। हीरे में कार्बन का प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष परमाणु के 4 अन्य परमाणु के साथ, ठीक है, 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधिक होकर, यानी कि आबंध बना करके दृढ़, ठीक है, त्रियामी, तो 3 आयामों के साथ मिलकर के ठीक है, चतुष्फलकीय, ठीक है, संरचना का निर्माण करता है। इस संरचना को आप याद रखना, कौन सी, चतुष्फलकीय, इस संरचना का निर्माण करता है। ये कार्बन का अत्यधिक शुद्ध रूप होता है, बहुत ज़्यादा, यानी कि कोई मिलावट नहीं होती। जो हम पूछेंगे ना हीरा कैसा है, तो कार्बन का एक शुद्ध रूप है। ये विद्युत का कुचालक होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, आप याद रखिएगा, विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को ठीक है, अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को, ठीक है, संश्लेषित किया जाता है, यानी कि उसकी शेप दी जा सकती है, उसे कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो ग्रेफाइट है। जैसे कि हमने हीरा जाना, ग्रेफाइट आप अपने आसपास बहुत देख सकते हैं, जैसे कि पेंसिल वगैरह में जो पेंसिल की नोक होती है ना, जिससे बनी होती है, लाइक ये, दैट इज आई कैन, तो ये जो होती है ना, ये दिस इज ग्रेफाइट। ओके, ये जो होती है ग्रेफाइट होती है। और देखिए ग्रेफाइट काले दूसरे रंग का मुलायम पदार्थ होता है, ये ज़्यादा कठोर नहीं होता। ग्रेफाइट जो होता है चिकना तथा, ठीक है, फिसलनशील पदार्थ होता है, यानी कि चिकना भी होता है, फिसलनशील भी होता है। ये ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, हीरा कैसा था, कुचालक था, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो एक आधातु है, बट फिर भी वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देती है, विद्युत की सुचालक होती है। तो ये दूसरा हमारा इसका अपरूप था। अब बात करेंगे फुलरिन की, जो कि थर्ड एंड लास्ट अपरूप है कार्बन की। फुलरिन की संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है। हम देखने में जाएंगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, आप देखोगे तो इस तरीके से इसकी संरचना होती है, फुटबॉल की तरह होती है। ठीक है, और अमेरिका चिकना,
ठीक है। अमेरिका चिकना फिसलनशील पदार्थ होता है, ठीक है। अमेरिका यानी कि एक तो बहुत ज़्यादा चिकना, फिसलनकार, इस तरीके से ये पदार्थ है। फिनलैंड गोल गुंबद के समान लगता है, क्योंकि हमने बताया जैसे कि फुटबॉल की तरह लग रहा है, तो वो गोल गुंबद की तरह भी लगता है। C60 सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है जिसे, ठीक है। अब नाम याद रखिएगा किसके नाम पर, बकमिंसर, ठीक है। बकमिंसर फुलरिन, ठीक है, भी कहा जाता है। बकमिंसर फुलरिन भी कहा जाता है सबसे ज़्यादा अच्छी फुलरिन को, स्थायी फुलरिन को। अब बात करते हैं श्रृंखला की। तो हमारे पास 2 यौगिक की श्रृंखला होती है। अगर बात की जाए यौगिक की श्रृंखला की, तो हमारे पास 2 श्रृंखलाएं होती हैं। एक तो होती है संतृप्त, एक होती है असंतृप्त, ठीक है। इसमें जो होता है वो एल्केन ग्रुप होता है, ठीक है। देन इसमें एल्कीन एंड थर्ड एल्काइन, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है कि कौन से संतृप्त होते हैं और कौन से असंतृप्त होते हैं। अगर हम एल्कीन का फॉर्मूला के बारे में बात करें तो CN, ओके, H2N प्लस में 2, ये होता है हमारे पास एल्केन का सूत्र। देन हम एल्कीन की बात करें तो CnH2n, ये हमारे पास एल्कीन का सूत्र होता है। और अगर हम एल्काइन की बात करें तो CnH2n माइनस का 2, ये हमारे पास एल्काइन का सूत्र होता है, ओके। आइए तो हम अपने नोट्स पर आ गए हैं। संतृप्त श्रृंखला के बारे में बात करते हैं, संतृप्त यौगिक के बारे में बात करते हैं। कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल आबंध से जुड़े कार्बन जो कि सिर्फ और सिर्फ एक आबंध बनाते हैं, लाइक हाइड्रोजन, इसका एक अच्छा उदाहरण है हाइड्रोजन, ठीक है। जो एक आबंध बनाते हैं वह यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, एकल आबंध वाले। इतना क्लियर है। देन नेक्स्ट असंतृप्त, जो द्वि और त्रि, कौन कौन से, द्वि एंड त्रि। द्वि के लिए हम ले सकते हैं ऑक्सीजन, ओके, और त्रि के लिए हम लिखते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। जो द्वि एंड त्रि, ठीक है, आबंध बनाने वाले यौगिक होते हैं उन्हें हम कौन से बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो प्लस में कार्बन, जैसे कि कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे कि हमने क्या कहा भाई, हमने बनाया था मेथेन, मेथेन बनाया था, उसमें क्या था, CH4 था, ठीक है। CH4 था, जो कि इसमें क्या है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन के अणु है, तो हमने इसे क्या नाम दिया, हाइड्रोकार्बन। जैसे कि CH4, C2H6, C2H4, C2H2 इत्यादि जितने भी है ना, ये सब हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे एल्केन ग्रुप की, ठीक है, जिसमें केवल एकल आबंध बनाते हैं। इसमें क्या होता है, पहले हम लेते हैं मेथ, फिर एथ, फिर प्रोप, देन ब्यूट, देन हेक्स। अभी हम 5 तक लेके चलते हैं। देन हमने एन, यू वर्ड याद रखिए, एन, दैट। तो हम क्या करेंगे, मेथेन, देन इसके बाद एथेन, देन प्रोपेन, देन ब्यूटेन, देन हेक्सेन। ये हमारे पास ही पांचों आ गए। देन आपको याद रखना है, जैसे जैसे फर्स्ट नंबर आएगा देन 1, एन की वैल्यू 1, देन एन की वैल्यू 2, देन एन की वैल्यू 3, देन एन की वैल्यू 4, ठीक है। तो अब बात करेंगे लास्ट एन की वैल्यू 5। अब बात करते हैं मेथेन की। जैसे हमने बताया आपको, फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला होता है भाई एल्केन ग्रुप का CnH2n प्लस का 2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसे हम अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था CH4, C2H6, तो हम बनाना सीख लेते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं मेथेन के बारी, जो कि है CnH2n प्लस में 2, हमने रखा n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी, तो C1 देन H2 इंटू में 1 देन प्लस 2। अभी C1 ही है, C1 लिखिए मत लिखिए, डजंट मैटर। H2 1 ज़ा 2 देन प्लस में 2, तो हमारा बनेगा CH4। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में आता है, जैसे कि
1 बॉन्ड 2 3 एंड 4, देन H के साथ इसके बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं और ये क्या होता है, सूत्र कंप्लीट होता है और इसे हम इस तरीके से रूप में भी लिख सकते हैं। ये तो था फर्स्ट। देन अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या होता है भाई, ये आ जाएगा एथेन हमारे पास, N की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, CnH2n प्लस में 2, ये हमारे पास फॉर्मूला है, C2H2 इंटू में 2 देन प्लस में 2, C2 देन H2 2 ज़ा 4 देन प्लस 2, तो C2 एंड H की वैल्यू इज 6। ठीक है, ये हमारे पास बनकर आएगा। और अगर हम इसका मतलब देखें तो स्ट्रक्चर देखें तो C2 है 1 एंड 2, इनके बीच एक बाउंड बनेगा, देन 1 2 3 एंड 4 इसका कंप्लीट, 1 2 3 एंड 4 इसका कंप्लीट। जो बचे हुए हैं उसमें क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ आबंध बन जाते हैं। इसी को ही हम हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहते हैं। अब आप इसके साथ मेथेन की, एथेन की, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, मतलब इन सब की आप बना सकते हैं। अब आपके पास एज अ नॉलेज आ गई है। अब बात करेंगे हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, ये आपकी पूरे चैप्टर की जान समझ लीजिए। IUPAC का पूर्ण नाम जो है, यानी IUPAC पद्धति, जिससे हम सभी जितने भी हम श्रृंखला लिखते हैं, जितने भी हम हाइड्रोकार्बन्स लिखते हैं, उनका हम नामकरण कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। जैसे IUPAC का नाम जो है, पूरा नाम जो है इंटरनेशनल यूनियन प्री ऑफ द अप्लाइड केमिस्ट्री है और इसके अनुसार इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में जोड़ा गया है और ये बहुत ही सरल है और रसायन रूप से जुड़ी हुई है। इस पद्धति के अनुसार सभी जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनका नामकरण किया जा सकता है। इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, उनका हम नामकरण कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इस तरीके से मैंने अभी आपको बताया ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो उसका भी नामकरण किया जा सकता है। ओके, दैट्स क्लियर। जैसे कि आपने देखा हाइड्रोकार्बन के निम्नलिखित से नामकरण किया जा सकता है हाइड्रोजन का, जिसकी हाइड्रोकार्बन के निम्न अनुसार नामकरण में कार्बनिक यौगिक के अणु, ठीक है, उपस्थित यानी कि होते हैं कार्बन परमाणु के जो भी होते हैं उनकी संख्या के आधार पर उनका पूर्ण किया जाता है, यानी कि नाम लगाया जाता है। अणु में उपस्थित बंध के आधार, जो भी उनका आबंध होता है उसके आधार पर उनका, ठीक है, अनुलग्न किया जाता है, यानी कि उन्हें बताया जाता है, उनका पूर्ण रूप से विस्तार किया जाता है। अब पूर्ण लग्न यानी कि व अनुलग्न को जोड़ने पर हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, जैसे कि अभी मैंने आपको एक श्रेणी बताई थी, लाइक पूर्ण लग्न का निर्धारण, जैसे कि अणु के जो भी कार्बन के यौगिक है उनका C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। ऐसे आप मैंने बताया था मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, यहाँ तक हमने बता दिया आपको, ठीक है। सो इसमें देखिए, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हम नाम करेंगे, जैसे कि एथेन, मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेक्टेन। ऐसे हम अच्छा, जो भी असंतृप्त श्रृंखला है वो मिथेन से शुरू नहीं होती, उसमें मेथेन नहीं आएगा, वो एथेन से स्टार्ट होती है। जैसे कि एथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टेन, नॉनिन और ऑक्टेन, नॉनिन, डेक्टेन। ओके, और ऐसी एथेनाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेक्टाइन, ठीक है। इस तरीके से हमने तीनों का आपको नामकरण करके बता दिया है। अब बात करते हैं अनुलग्न का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। जैसे कि हमने कहा अणु के जो कार्बन है उसके मध्यम के आबंध कैसे हैं, यानी कि सिंपल आबंध है, मैंने कहा भाई एकल आबंध है, तो ये कौन से ग्रुप से, ये एल्केन ग्रुप से एन, इसके लिए क्या यूज़ होगा, एन यूज़ होगा क्योंकि ये एल्केन ग्रुप से है। सेकेंड क्या है, एल्कीन, यानी कि असंतृप्त श्रृंखला में एल्कीन ग्रुप से है, कौन से आबंध है, द्वि आबंध है, तो ईन इसके लिए उपयोगी होगा। देन थर्ड जो है एल्काइन श्रेणी से है, जिसका जो है त्रिआबंध के रूप में बनाया जाता है, तो इसमें क्या यूज़ होगा, आइन यूज़ होगा, ठीक है। मैंने तीनों को आपको बता दिया, जैसे कि हमने कहा एथेन, एथीन और एथिलाइन, ठीक है, जिससे हमने लिखा एथ, तो हम बनाएंगे इसका एथेन, सेकेंड बनाएंगे इसका एथीन एंड थर्ड बनाएंगे एथिलाइन, ठीक है। इस तरीके से ग्रुप्स डिवाइडेड होता है किसके, परमाणु संख्या और आबंध के अनुसार, ठीक है।
देन अब बात करेंगे एल्केन का नामकरण किस तरीके से किया जाता है। इस श्रेणी में यौगिक को जो सामान्य रूप से जो सूत्र मैंने आपको बताया CnH2n प्लस में 2 होता है, ठीक है, ये इसका सामान्य सूत्र है, तथा इनके जो संतृप्त यौगिक होते हैं और पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन्स आपको एक अलग नाम दिख रहा होगा, लेकिन इसे आप याद रखना, आई थिंक बोर्ड में इसमें यूज़ कर सकते हैं वो लोग। नामकरण के जो नियम है वो इस रूप से, अगर आपको नामकरण के नियम नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहला नियम है सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, यानी कि जितनी लंबी हो सके उसका ही चयन किया जाएगा। मुख्य जो श्रृंखला के बाहर रहे समूह को द्विविस्थापित करते हैं, ठीक है, जो बाहर रहने वाले अणु होते हैं वो उनको द्विविस्थापित करते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई के सार्वत्रिक लंबाई श्रृंखला हो तो अधिक प्रतिस्थापन, यानी कि यदि 2 या 2 से अधिक हो और समान लंबाई की सार्वत्रिक लंबी श्रृंखला है, बहुत लंबी श्रृंखला है हो तो अधिक प्रतिस्थापन युग्म श्रृंखला का चयन किया जाता है, यानी कि जो अधिक प्रतिस्थापन होते हैं, जो अधिक कुशल होती है, उसी का चयन हम लोग करते हैं। देन नेक्स्ट इज नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों, यानी कि जो भी प्रतिस्थापित हुए हैं उनका नाम सबसे पहले किया जाता है, यानी कि जो भी उसमें न्यू एडेड है या रेसिड्यूज है उसका नामकरण, जैसे कि उसे ही हम पूर्वलंबन, ठीक है, का उपयोग करते हुए हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कृत में भी लिखते हैं, ठीक है, तो यानी कि जो चेंजेस देखिए BR लगा दिया, CL लगा दिया, H लगा दिया, इस तरीके से उसी के अकॉर्डिंग हम उसका नामकरण करेंगे। सो अब डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम बनाएंगे इसका पार्ट 2, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आपको बिल्कुल एंड बिल्कुल कमेंट करना होगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करना होगा, देन उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। देखिए बच्चों, नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आपको इन चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, उसमें कमेंट करना है, वीडियोज़ में लाइक करना है और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल ग्रुप्स पे, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में अपने शेयर करना है, ताकि और बच्चों तक भी ये नोट्स पहुँच सके, और जिनके जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते उन तक भी ये नोट्स पहुँच जाएँ, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।